चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी। एक बार इंग्लैंड में एक राजा था, किंग हेरोल्ड। अब किंग हेरोल्ड के एक दूर के कज़िन थे जो थे विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। अब ये बहुत नाराज़ थे कि ये इंग्लैंड के राजा नहीं बने, तो ये पहुंच जाते हैं इंग्लैंड और किंग हेरोल्ड को गद्दी से उतार के खुद राजा बन जाते हैं। तो ये पूरे इवेंट का नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। अब इसी समय के बाद इसको कहा जाता था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड को एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी कहा जाता है। ये एक मिडिल इंग्लिश पीरियड का समय था जिसका टाइम स्पैन है अराउंड 1066 AD टू 1500 AD। अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में दो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। फर्स्ट थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि सेटअप की गई 1096 AD। सेकेंड थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि सेटअप की गई 1209 AD। अब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर लिखी गई थी 4 मेजर डायलेक्ट्स। फर्स्ट है नॉर्थम्बेरियन, सेकंड है मर्सियन, थर्ड है वेस्ट सेक्सन एंड फोर्थ है केंटिश। चलिए बात करते हैं अराउंड 13 इम्पॉर्टेंट मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के वर्क। जितने भी वर्क्स हम बात करेंगे इस लेक्चर में वो क्रोनोलॉजिकल वाइज है, वो सीक्वेंस वाइज है। अगर आप नेट या सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर सारी वर्क हम क्रोनोलॉजिकल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट है जॉफ्री ऑफ मनमथ। इन्होंने पब्लिश की थी अपनी हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। सेकेंड है हमारे पोएट वेस। इन्होंने एक वर्स लिखा था जिसका नाम था रोमन दे ब्रुट। बाद में थर्ड पोएम है जो कि है पोएमा मोरल। फिर वापस एक पोएम डिस्कस करेंगे द आउल एंड द नाइटिंगेल। फिर और एक पोएम है बाय लेओमैन जिसका नाम है ब्रूट। उसके बाद हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि है एंक्रिन वाइस या एंक्रिन रिवले। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पोएम कर्सर मंडी एंड दी ऑर्म्यूलम। उसके बाद एक मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करेंगे जो कि है MS कॉटन न्यूरो AX। अब इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पोएम्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट है सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, फिर है पर्ल, थर्ड है क्लीनलीनेस एंड फोर्थ है पेशेंस। अब जॉफ्री ऑफ मनमथ ने एक वर्क लिखा लैटिन में जो था हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। अब ये जो वर्क था अब इसे ट्रांसलेट की गई 2 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। फर्स्ट थी एंग्लो नॉर्मन। अब इसको ट्रांसलेट किया एक मनुष्य जिसका नाम था गाइमर एंड दूसरे थे वेस। अब इसको इंग्लिश ने भी ट्रांसलेट किया गया बाय लेओमैन जिसकी हम बात करेंगे आगे एंड बाय रॉबर्ट ऑफ ग्लाउचेस्टर। अब दूसरे एंग्लो नॉर्मन पोएट है जो कि है वेस। अब वेस ने फ्रेंच वर्स में लिखा रोमन दे ब्रूट। अब इसके अंदर 15,000 शॉर्ट कपलेट्स है। अब ये डेडिकेटेड थी एलिनोर ऑफ एक्विंटाइन को और ये जो वर्क थी वो इंस्पायर्ड थी बाय हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। अब ये जो वर्क है इन्होंने इंस्पायर की थी लेओमन्स ब्रूट जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब वेस का और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि है रोमन दे रव। अब
इसका मतलब फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाए तो इसे है जेस्टे देस नॉर्मेंडिस। अब ये एक हिस्ट्री है जहाँ पर डिफरेंट ड्यूक्स उस ज़माने में जो नॉर्मंडी को संभालते थे उसके बारे में बताया गया है। इसमें थोड़े बहुत ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी वेस ने डाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलीजियस क्रिश्चियन पोएम जो कि है पोएमा मॉरल और दी मॉरल ओड। अब ये है अराउंड 400 लाइन्स की। इसमें मेनली जो बताया गया है वो ये है कि अपने आप को टोटली डिवोट कर देना चाहिए गॉड को। इसमें जो मेन थीम है वो है सैल्वेशन और रिपेंटेंस। है एकदम बढ़िया जोरदार पोएम जो कि है दी आउल एंड दी नाइटिंगेल। अब पर्सनली ये मेरी भी फेवरेट पोएम है। अब इसमें क्या होता है कि एक पोएट होता है जो एक उल्लू और नाइटिंगेल को सुन लेता है डिबेट करते हुए। दोनों ही एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को के रहन सहन के बारे में, उनके फ़िज़िकल अपीयरेंसेस के बारे में, उनके गुणों के बारे में। दोनों एक दूसरे से क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, दोनों की आदतों के बारे में भी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तभी नाइटिंगेल स्टार्ट करता है कॉन्टेस्ट बाय अब्यूजिंग आउल। तो नाइटिंगेल को लगता है कि जो आउल होता है वो एकदम बदसूरत प्राणी है, उसके अंदर सारी ही गंदी आदतें मौजूद है, वो सिर्फ अंधेरों में दिखता है, इसलिए उसकी दोस्ती भी सारे चुड़ैलों के साथ है। तो इसके अंदर सारी बुराइयां ही बुराइयां है, कोई अच्छे एक भी गुण नहीं है एक उल्लू के अंदर। वहीं उल्लू दूसरी ओर अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है कि देखो भाई, मुझे जब गाने की आवश्यकता होती है तभी मैं गाता हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं कि पूरे दिन गाता रहता हूँ। मैं एक यूज़फुल बर्ड हूँ। जैसे चूहे और जीव जंतु अगर चर्चेस या रोड में हैं तो मैं उनको खा जाता हूँ और इस तरह से हमारी दुनिया साफ़ रहती है। इस तरह से मैं दुनिया में बहुत ही काम का प्राणी हूँ। उसी तरह दूसरी तरफ नाइटिंगेल बोलती है कि जो मैं गाना गाती हूँ ना वो लोगों को स्वर्ग जितना आनंद देती है। और तभी उल्लू कहता है कि देखो भाई, गाना वाना से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचता, बल्कि पश्चाताप से और प्रार्थना करने से पहुंचता है स्वर्ग पर। अभी ये आउल एंड नाइटिंगेल जब कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते तो सारे ही पक्षियाँ मिलकर डिसाइड करती है कि वो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। अब आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जज, जो कि है मास्टर निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड। अब ये इस कविता के रचयिता भी है। अब बात करते हैं पोएट लेमन की। अब इन्होंने लिखा था एक नैरेटिव पोएम ब्रूट। अब ये 32,241 शॉर्ट लाइन्स की है। अब इसको क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। अब इसमें आपको सारी ही स्टोरी मिलेगी, किंग अर्थर, किंग लेयर, सिम्बेलिन और उससे भी कहीं ज़्यादा किंग्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अब ये इसका जो मेन सोर्स था वो था हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो कि है एंक्रीन रावले या एंक्रीन वाइस। अब ये बुक डिवाइडेड है इनटू 8 सेक्शन। ये एक डिवोशनल एडवाइस है। अब ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है ऑफ प्रोज। अब ये एक टाइप की ट्रिटाइस है जो कि लिखी गई है फॉर कम्युनिटी ऑफ 3 एंकर्स।
अब आपको ये वर्ड एंकर्सेस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एंकर्सेस एक टाइप के रेक्लूस कह सकते हो, वो होती है। अब ये लोग रहते हैं अराउंड 12 फीट के सेल के अंदर। ये इनके लिए एक गाइड है कि कैसे कोई स्पिरिचुअल लाइफ जी सकता है बाय प्रेयर्स, डिवोशन, और एक नन की मील एटिकेट्स क्या होगी, फिर कैसे वो मॉडेस्टली ड्रेसअप हो सकती है, इस जनरल आइडिया दिया गया है इस वर्क एंकरिंग वाइज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक मिडिल इंग्लिश रिलीजियस पोएम जो कि है कर्सर मुंडी। अब ये एक लैटिन टर्म है, इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है रनर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये लिखी गई है इन ऑक्टासिलेबिक लाइंस। अब ये डेडिकेटेड है एक वर्जिन को। अब इसमें डिस्क्राइब किया गया है 7 एजेस ऑफ द वर्ल्ड। अभी 7 एजेस ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है ये पोएम कवर करती है एक हिस्ट्री को फ्रॉम क्रिएशन टू लास्ट जजमेंट, जो कि 7 एजेस में डिवाइडेड है। अब ये एक समय पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा पसंदीदा वर्क था। चलिए बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि है कॉटन नीरो एक्स। अभी इसमें जितने भी 4 पोएम हैं वो है नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। आई होप आपको याद है कौन सी 4 पोएम्स की मैं बात कर रही हूँ। तो पहली है सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, सेकेंड है पर्ल, थर्ड है प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस एंड फोर्थ है पेशेंस। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम फ्रॉम कॉटन नीरो एक्स जो कि है सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। अब ये एलिटरेटिव पोएम है, वन ऑफ द बेस्ट मिडिल इंग्लिश रोमांस पोएम है। अब इसमें जो मीट्रिकल पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, दैट इज़ बॉब एंड मीटर। एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी बॉब एंड मीटर होता क्या है। अब ये जो स्टोरी है वो डिवाइडेड है इन 4 फीट्स। 4 फीट्स का मतलब होता है नरेटिव डिवीजन। अब चलिए फीट वाइज डिस्कस करते हैं ये स्टोरी को। अब फीट 1 में हम देखते हैं कि किंग अर्थर और उसके नाइट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर फीस्ट को, पर अचानक से वहाँ पर आ जाता है एक मिस्टीरियस पर्सन जो कि है ग्रीन नाइट। अभी ये जो ग्रीन नाइट है वो बोलते हैं हम एक गेम खेलेंगे जहाँ तुम मुझे एक बार काटना है तो काट सकते हो, और बदले में 1 साल के बाद मैं भी उस बंदे को काट डालूँगा। तो इसमें से एक सर गवेन होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चैलेंज को। अब ये गवेन काट देता है नाइट की मुंडी को, और फिर वो नाइट अपनी मुंडी को लेकर चल बसता है। अब फीट 2 में हम देखते हैं कि 1 साल ख़त्म होने को है और गवेन निकल पड़ता है अपने एडवेंचर में। अब उसी बीच में वो एक कैसल पे आ रुकता है जहाँ पर वो लॉर्ड, उसकी लेडी और एक ओल्ड हैग होती है, और वो डिसाइड करता है कि आज का दिन ये यहीं आराम करेंगे। तो वो बहुत हॉस्पिटैलिटी से वो तीनों ही लोग इसको रिसीव करते हैं सर गवेन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 दिन जब सर गवेन कैसल में होते हैं, तब जो लेडी है वो उसे सेड्यूस करती है, और फर्स्ट डे वो ब्यूटीफुल लेडी उसे एक किस देती है, और वो ये लॉर्ड को दे देता है, क्योंकि लॉर्ड और सर गवेन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे। सेकेंड डे गवेन उसे 2 किसेस देता है, क्योंकि लेडी ने उसे 2 किसेस दी।
थर्ड डे हम देखते हैं कि ये जो लेडी है उसे 3 किसेस देती है और एक सैश देती है, जिसके अंदर एक मैजिकल प्रॉपर्टी है कि कुछ भी फिज़िकल हार्म रहेगा तो वो इसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये होता है ये चीज़ होती है। और ये सैश वो गवेन छुपा लेता है क्योंकि वो सेल्फिश हो जाता है कि मुझे अपनी जान बचानी है। अब फीड 4 में हम देखते हैं कि ग्रीन नाइट और सर गवेन एक दूसरे से मिलते हैं और जैसे ही ग्रीन नाइट उसे मारने चलते हैं तब उसको छोटी सी चोट लग जाती है। अब गवेन हैरान हो जाता है कि ये मुझे लगा कैसे, जबकि सैश को तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तो अब उसको ग्रीन नाइट बताते हैं कि वो वही लॉर्ड ऑफ कैसल है और मैं ही वो ग्रीन नाइट हूँ जिसने तुम्हारी देखभाल की थी इतने दिनों तक। और वो खुश हो जाता है उसकी ये परफॉर्मेंस देख के। तो इसके बाद से जब वो वापस जाता है अपनी जगह कैमेलॉट में तो सब लोग ग्रीन सैश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल मिडिल इंग्लिश पोएम जो कि एक ड्रीम विजन है, वो है दी पर्ल। अब पर्ल है वो एलेजी है ऑन द डेथ ऑफ छोटी सी लड़की जो कि है मार्गरेट हेस्टिंग्स। अब ये जो पोएम है वो एक एलिट्रेटिव पोएम है। अब यहाँ पर बताते हैं पोएट कि वो एक पर्ल होता है जो बिना दाग धब्बे का होता है, वो उनके हाथ से स्लिप होके कहीं तो ग्रास में गिर गया है। और जब भी ये ढूंढ रहे होते हैं तब अचानक से उनको विजन आता है कि वो देखते हैं कि एक तरफ रिवर की ओर वो खड़े हैं और दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल सी लेडी बैठी हुई है। तो अब वो सोचते हैं कि ये लड़की कौन है। जब वो लड़की को देखते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि वो उन्हीं की बेटी है और वो सवाल पूछते हैं वो लेडी से कि जो इंसान 3 साल से भी कम जी पाया है वो अचानक से इतनी ब्यूटीफुल क्वीन कैसे बन गई। तो वो लड़की रिप्लाई करती है ब्यूटीफुली कि वी आर ऑल क्वींस योर। और वैसे ही वो बताती है और इस तरह से पोएट को एक होप मिलती है कि जो उनकी बेटी स्वर्गवासी हो गई है वो जहाँ भी है वो गॉड की देखभाल में है, गॉड उसकी रक्षा कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट बात करते हैं पोएम क्लीनलीनेस या तो प्योरिटी। अब ये एलिट्रेटिव पोएम है। अभी 3 सब्जेक्ट से डील करती है फ्रॉम बाइबल। फर्स्ट है द फ्लड, सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ सोडम एंड गमोरा, थर्ड है फॉल ऑफ बेलशस्सर। नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं तो वो है पेशेंस। अब ये पेशेंस भी अगेन एलिट्रेटिव पोएम है। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि ये एक स्टोरी है ऑफ जोना। अब ये एक ह्यूमरस वे में कहा गया है। अगर आपको मेरा ये यूट्यूब वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक की, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग।